हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 2 साइंस का। ओके, पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखो, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म समझे, जिसमें से मेनली 4 टाइप के होते हैं और एक मैंने एक्स्ट्रा बताया था। सारे के बीच में हमने डिफरेंस समझा, बड़ी डिटेल में स्टडी की है वहाँ पे बहुत अच्छे से। और वो अगर वो देख के आता है तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो सबसे पहले आपका देखो दिया है सेकंड पेज पे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। ओके, तो आपको क्या दिया है उस पैराग्राफ में कि बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ओके, और कुछ मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अब सिंगल सेल क्या होता है, मल्टी सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई है बहुत क्लियर, फिर भी बता देता हूँ। तो सिंगल सेल क्या होता है, जो सिर्फ एक ही सेल से बना, मल्टी सेल्यूलर जो एक से ज़्यादा सेल से बना। सेल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता यहाँ पे, ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट 1 नहीं देखा आप लोग जाके देख लो। सेल क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी जिससे बनी है, सबसे छोटी यूनिट से जिससे हमारा बॉडी फंक्शन करता है। ओके, अब देखो जैसे सिंगल सेल जैसे बैक्टीरिया है ना, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा सेल जैसे एल्गे या फिर फंगी। ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सारे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कहाँ नहीं रहता है ये पूछो, माइक्रोऑर्गेनिज्म तो हर जगह रहता है। ओके, तो जैसे सारे टेम्परेचर के एरिया में रहता है, हॉट हो या कोल्ड हो, गर्म से गर्म या फिर ठंडे से ठंडा, या मीडियम टेम्परेचर वाला, या फिर इवन हमारी बॉडी के अंदर भी रहता है, इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी रहता है, ह्यूमन बॉडी के भी अंदर रहता है। जो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, जो नेचुरली हमारे पेट में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। कौन? कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, एग्जाम्पल पे बता दिया। फिर वो तो मतलब ये जो लिखा है मैंने ग्रो मतलब क्या, कि बॉडी में ग्रो करता है। ओके, वही। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसको किसी बॉडी की भी जरूरत नहीं है, वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि भाई गर्म से गर्म जगह पे, ठंडे से ठंडी जगह पे, रेगिस्तान तो रेगिस्तान, मार्शलैंड तो मार्शलैंड, हर जगह वो लोग रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, और कुछ हार्मफुल होते हैं। जैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कुछ यूज देख लेते हैं। अब फ्रेंडली कब होंगे, जो वो हमारे काम आएंगे। तो देखो हमारे काम आ रहा है, किसमें काम आता है, कर्ड बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, केक बनाने में काम आता है ना। फिर दवाइयाँ बनाने में काम आता है, क्लीनर की तरह काम करता है। क्लीनर की तरह मतलब अब जैसे आपने देखा होगा अपनी गली में कभी कुत्ता मर गया, जैसे कुत्ता मर गया, कोई जानवर मर गया, तो आप एक महीने बाद जाओगे तो क्या वो जानवर आपको वहीं पे मिलेगा? किसी ने नहीं उठाया उस जानवर को वहाँ से, कोई नहीं जाता आता उधर, बस मर गया और वो वहीं पे रहे। तो एक महीने बाद क्या वो वहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा। एक महीने बाद, एक महीने बाद कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ हड्डियाँ ही दिखेंगी सिर्फ, या फिर शायद वो भी नहीं। तो वो गया कहाँ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर आए, अटैक किया, उसे खा के पूरा खत्म कर दिया। तो वो हमारे कचरे को साफ किया कि नहीं किया? पत्ते वत्ते गिर गए, आपने फल फ्रूट फेंक दिया, ऐसे वेजिटेबल पिल्स ये सब फेंक दिया। अब वहाँ पे जाके देखोगे, जमीन पे अगर फेंका वहाँ पे जाके देखो तो आपको क्या वापस वहीं पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को, फ्रूट के वेस्ट को ओके डिकम्पोज कर लिया ऑर्गेनिज्म में और उसको सॉइल में मिला दिया, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई। अब मेडिसिन में यूज होता है, तो अब मेडिसिन में यूज होता है, तो अब मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मेडिसिन में किसके लिए यूज होता है। आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन करके एक दवाई है जो डायबिटिक्स को दिया जाता है, जिनको डायबिटीज है। किनको दिया जाता है? जिनको डायबिटीज है। तो अब मैं बता देता हूँ कि मेडिसिन का यूज कहाँ पे होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है लार्ज क्वांटिटीज में बाय फंगी इन फर्मेंटर्स। फर्मेंटर क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें आर्टिफिशियली हम ऐसा सिचुएशन ऐसा क्रिएट करते हैं, ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं जिसमें फंगी बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो सके लार्ज क्वांटिटी में, और उनका यूज हम दवा बनाने के लिए कर सके। सबसे पहले शायद पिग से निकाला गया था, तो बहुत डिफिकल्ट था तब, लेकिन अब क्या है, बहुत इजीली हम ये इंसुलिन बना लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इन फर्मेंटर्स। ओके, तो अब उसके बाद देखो कर्ड, ब्रेड, ये सब दिया है आपकी बुक में कि कैसे कर्ड और ब्रेड बनता है। जैसे तो कर्ड कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध में दही डाल देते हैं, सुबह तक उठते तो पूरा दही 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 दही। तो ये दही करता क्या है? तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया रहता है। और मैंने पार्ट 1 में बताया था कि बैक्टीरिया नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ चाहिए जहां पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, कुछ तो चाहिए, किसी के अंदर उसको रहना है।
बाहर वो नहीं रह सकता। ओके, तो बैक्टीरिया, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को अब क्या मिल गया, अब दूध मिल गया, मिल्क मिल गया। अब उसमें हमने थोड़ा सा दही डाला जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अब वो दही में वो क्या करेगा, रातों रात अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, और जितना वो मल्टीप्लाई करेगा तो फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमारा दही बन जाएगा, है ना, मतलब वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, मतलब वही दही बन जाएगा। ओके, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब आपकी लैंग्वेज में, अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बस रिएक्शन, जिसमें बस अभी आप समझ लो कि कुछ रिएक्ट करता है ऐसे, ओके, जिसमें केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें हीट निकले या हीट एब्जॉर्ब हो। ओके, चलो अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये आपके टॉपिक का है भी नहीं, आगे आप आगे के चैप्टर्स में ये समझोगे। तो फिलहाल अभी इतना समझो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से दही बनता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया के सेल्स में कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत जरूरी है उनको जिंदा रहने के लिए। और ये किसको बढ़ावा देता है, ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है, रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब फर्मेंटेशन मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो किसको बढ़ावा देता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से दही बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस का। मैंने बता दिया फर्मेंटेशन क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत जरूरी है, केमिकल रिएक्शन है, ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई रिप्रोडक्शन को लीड करता है। फिर रवा, इडली, छोले भटूरे, ये सब में भी यूज होता है। अब ये सब में कैसे यूज होता है, देखो आप सूजी बनाओ या इडली बनाओ तो वो जो सॉफ्ट लगता है, एकदम फ्लफी टाइप का लगता है, वो कैसा लगता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूज होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो यीस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो यीस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। ओके, जब हम ऐसे ही इडली को एक रात के लिए छोड़ देते हैं जिससे इडली बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है जिससे बबल्स क्रिएट होते हैं, और बबल से फिर क्या होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, जगह बढ़ने की वजह से वो हमें थोड़ा फ्लफी टाइप का लगता है। तो ये हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहता है, उसका बेनिफिशियल यूज़ क्या है, ब्रेड में कैसे यूज़ होता है, दूध दही कैसे बनता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब समझा, फिर ये कैसे वो इडली ये सब में यूज़ होता है, ये सब हमने समझा। अब चलो हम लोग समझ लेते हैं हार्मफुल कैसे। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं आपकी बुक का आगे का टॉपिक, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि कैसे कमर्शियल यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ देखेंगे, मेडिसिनल यूज़ मैंने पहले भी समझा दिया है बट अब आपके बुक वाला भी थोड़ा समझा देता हूँ। फिर वैक्सीन क्या होता है भाई, सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये कुछ टॉपिक्स को अब हम कवर करते हैं। देखो, तो सबसे पहले कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज कमर्शियल यूज़। ओके, तो अल्कोहल हमारा किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। और आपको तो पता ही है ना अल्कोहल कितना बिकता है, दारू बेचने वाला घर बना लेता है बट पीने वाला घर बेच देता है। तो अल्कोहल का यूज़ होता है। वाइन भी इससे बनता है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर जो हम मंचूरियन में डालते हैं, काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा। तो ये सब भी विनेगर किससे, एसिटिक एसिड से ये विनेगर तैयार होता है, और ये इसको बनाता है ईस्ट। ओके, और ईस्ट को हम क्या करते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है शुगर पे, मतलब वीट, राइस, ये सब नेचुरल शुगर पे ईस्ट को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं जानबूझ के। ओके, फिर ये सबसे हम क्या करते हैं, अल्कोहल तैयार करते हैं, मतलब ईस्ट को नेचुरली तैयार किया जाता है। ओके, फिर ईस्ट, शुगर, अल्कोहल कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब ईस्ट ने शुगर को, जो हमारा नॉर्मल शुगर है, अलग अलग चीज़ों से हम अल्कोहल बनाते हैं, उसमें ईस्ट क्या करता है, उस शुगर को, नॉर्मल शुगर को अल्कोहल में क्रिएट कर देता है, और उस प्रोसेस को, ईस्ट जो शुगर को अल्कोहल तक के प्रोसेस को जो लेके जाता है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। और मैंने बताया था जो पहले आपकी बुक में, मतलब कि इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या होता है मैंने बताया ना पीछे। ओके, फिर ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, बता दिया, ये सब में किया जाता है। ओके, तो कमर्शियल यूज़ में क्या कि ईस्ट का यूज़ करते हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर बेच के पैसा कमाते हैं, है ना बाबू। अब मेडिकल यूज़ देख लेते हैं, मेडिसिनल यूज़ देख लेते हैं, दवाई। तो एंटीबायोटिक्स, आप डॉक्टर के पास जाते होगे, आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देता होगा, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा बुक में आपके लिखा है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जब हमारी बॉडी में आता है तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज हुई है, बीमारी हुई है, तो वो क्या करता है, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। वो तो या फिर उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा या फिर खत्म ही कर देगा। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं अपनी बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बीमारियां हमें उससे होती है। ओके, इनका यूज एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगी से बनते हैं। कुछ एंटीबायोटिक के नाम जैसे स्ट्रेप्टोमिसिन और टेट्रासिलिन, और एक और दिया है आपकी बुक में, कमेंट में मुझे करके बताओ कि वो एक और क्या, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपना बुक रीडिंग करते हो कि नहीं। फिर कंट्रोल प्लांट डिजीज, ये प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करता है। फिर
एनिमल्स में भी हम चेक कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके कई एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं। फिर वैक्सीन समझ लेते हैं। अब वैक्सीन क्या होता है आपको पता ही होगा। वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तब वो वैक्सीन क्या करता है, उस पर्टिकुलर जिस बीमारी के लिए हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल पोलियो 5 साल तक 2.5 से 3 साल तक के बच्चों को होता है। हमने पोलियो का टीका लगा लिया, आप लोग के भी बॉडी पे कहीं ना कहीं मार्क होगा पोलियो का टीका। अब वो टीका लगा लिया तो उसके बाद अब जब भी पोलियो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी को पता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स क्रिएट करनी है उस पोलियो वाले कीड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ओके, तो एंटीबायोटिक्स जानता है कि कैसे लड़ना है। ओके, हाँ एंटीबायोटिक्स जानता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डिजीज जिनमें हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो तो सबसे फेमस है। और मैं आपको बता दूं जो बिल गेट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडिया की इस पोलियो से लड़ाई करने में। बहुत जगह कैंपेन करोड़ों खर्च किया और हमारे इंडिया को पोलियो फ्री काफ़ी हद तक इन्होंने ही किया है, बिल गेट्स ने। फिर सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ओके, अब सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है नेचर से, तो फिर क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि प्लांट उसको ले सके, नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाते हैं। ये भी मैंने वीडियो में समझाया है। ओके, कौन सी वीडियो में समझाया, क्लास 7 की वीडियो में समझाया। अगर आपको नाइट्रोजन से रिलेटेड जानना तो उसका वीडियो एक बार आप लोग देख लेना। अब नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट या फ्रूट वेस्ट, पत्ते वत्ते जो भी गिर जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उस पर भी एक्ट करते हैं। अब पत्ते फ्रूट वेस्ट, एनिमल वेस्ट ये सब गिरे, अब उस पर वो एक्ट करके क्या करेगा, उसको उसी में सड़ा के उसको सॉइल में मिला देगा। तो अब उसका जो न्यूट्रिएंट था, वो जो हमारे वेस्ट का न्यूट्रिएंट था, वो मिट्टी खुद यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ करता है। अब कैसे साफ करता है, अब जैसे वही जो मैंने पहले भी समझा दिया कि आप कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हो तो फिर बाद में जाके देखोगे तो वहीं पे थोड़ी मिलेगा, वो वेस्ट खत्म हो चुका है, वो वेस्ट मिट्टी में मिल चुका होगा एज अ मैन्योर। ओके, फिर आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि भाई 2 पोट लो मिट्टी वाला, एक में सारे ऑर्गेनिक वेस्ट डालो और एक में प्लास्टिक, कांच, रबर ये सब डालो। फिर 3-4 दिन बाद आके देखो तो जो जहाँ पे आपने प्लास्टिक डाला है वो तो रहेगा वैसा का वैसा एकदम फिट एंड फाइन, और जहाँ पे आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है, मतलब यही सब्जी वब्जी का, फ्रूट का, पत्ते वत्ते जो भी डाले हैं, वो गायब हो चुका होगा। और वो क्यों गायब हो गया बताया ना, मैन्योर बन चुका है, वो मिट्टी में मिल चुका है और प्लांट की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ना। अपने प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट ये सब ने क्या किया, उसके न्यूट्रिएंट्स को, अपने न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में मिला दिए। बट ये जो हमारा प्लास्टिक है उस पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ही नहीं कर पाया, वो तो उसको सड़ा ही नहीं पाया, तो इसलिए वो फिट एंड फाइन है, जो कि अच्छी बात नहीं है, नेचर के लिए हार्मफुल है। ओके, प्लास्टिक ये सब। तो चलो अब देख लेते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां हमारी जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उनको कहते हैं पैथोजन्स। बहुत सारी बीमारियां करती है भाई, हमें बीमार करती है, प्लांट्स को खराब करती है, एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाती है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज देती है, ह्यूमंस को डिजीज देती है। अब जो खाना आप खाते हो, अनकवर्ड फूड खा रहे हो, अनकवर्ड वाटर पी रहे हो, या फिर बीमार वाले आदमी से आप हाथ मिला रहे हो, या फिर किसी ने छींका और उसके जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं उसके सलाइवा के, वो अगर आपके मुंह में एंटर करता है नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, ओके, तो उससे क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी। आपने गंदा पानी पिया, बीमार हो गए, खाना खाया गंदा अनकवर्ड, बीमार हो गए, हाथ मिलाया इन्फेक्टेड पर्सन से, बीमार हो गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस। ओके, तो जो बीमारियां फैलती है फिजिकल कांटेक्ट में आने से या फिर अनकवर्ड ये सब खाने से, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। पैथोजन्स, अभी हमने देखा कि भाई जो बीमारियां फैलाती है उसको क्या बोलते हैं हम, पैथोजन्स बोलते हैं। तो जो पैथोजन्स है ना, वो हमारी बॉडी में कैसे भी एंटर कर सकती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तब भी एंटर कर सकती है, जब हम खाना खाते हैं तब भी एंटर कर सकती है, अनकवर्ड फूड, जब हम गंदा पानी पीते हैं, खुला हुआ पानी पीते हैं, तब भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है और हमें बीमार कर सकती है। फिर फिजिकल कांटेक्ट करते, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिला रहे हो, उसने छींका, वो टीनी ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी में एंटर किया, तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो एक तो देखा कि पैथोजन्स जो खाने पीने से हो रहा है, भाई बॉडी में एंटर कर रहा है, फिर हमें बीमार करेगा। फिर दूसरा देखा कि जो हाथ मिलाने से या छींकने से, दूसरे ने छींका, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका या फिर हमने इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाया, तो बीमारी हमें भी हो जाएगी। तो जो बीमारी टच से या कॉन्टेक्ट से फैल रही है, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, टीबी, जुकाम, कॉलेरा, टीबी। अब टीबी में क्या होता है, आपको ऐसा खांसते हैं, मुंह से खून निकलने लगता है, तो अगर आप उसके कांटेक्ट में जाते हो तो आपको भी वो टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। फिर बीमारियां और कैसे फैलती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं। फिर कुछ कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स मतलब क्या कि
वो हमारे घर पे जानबूझ के नहीं है, उसको किसी ने उठा के लाया। फॉर एग्जांपल जैसे एनाफोलिस फीमेल मच्छर जो है जिसका नाम जिसको हम एनाफोलिस कहते हैं, तो वो पैरासाइट को उठा के लाते हैं। कौन से पैरासाइट को? जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसको वो उठा के लाती है, जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म को उठा के लाती है। फिर जो एडिस मॉस्किटो है वो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को उठा के लाता है जो डेंगू पे। सबसे फेमस एग्जांपल हाउस फ्लाई, जो मक्खी वक्खी कहीं पे भी कचरे वचरे से बैठ के आती है, बाहर से घूम के आती है, आपके अनकवर्ड फूड पे बैठती है, पानी में बैठती है, ओके, तो वो खाना फिर आप खाओगे तो क्या होगा भाई? बीमारी होगा ना। इसलिए आप लोग को एडवाइस किया जाता है कि भाई कवर्ड पानी पियो, कवर्ड खाना खाओ, खाने को खुला मत रखो। अब और क्या है भाई, फिर हमने देखा कि भाई ये बीमारी हो रही है, मलेरिया, डेंगू, बहुत खतरनाक बीमारियाँ, तो इसको रोका कैसे जाए? तो जो मॉस्किटो है वो पानी जहाँ पे जमा होता है ना, वहाँ पे वो आने लगता है, वहाँ पे वो ब्रीड करता है, वहाँ पे वो उगने लगता है, वहाँ पे वो अट्रैक्ट होता है जहाँ पे पानी जमा होता है। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि कहीं पे भी पानी जमा मत रहने दो, टायर पे या फिर गड्ढे में, साफ रखो, क्लीन एंड ड्राई रखो, तो मॉस्किटोज नहीं आएंगे। फिर एंथ्रेक्स नाम का जो है बैक्टीरिया, वो हमारा ह्यूमन डिजीज़ भी है और एनिमल डिजीज़ भी है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर की ये डिजीज़ किसको होती है? जो वूल का काम करते हैं ना, ऐसे जब सीप की रियरिंग करते हैं, उनका वूल निकालते हैं, तो फिर उनके बालों पे बहुत डर्ट होता है और वो बैक्टीरिया उनके बालों पे होता है, तो जिससे उन इंसान को भी क्या होता है, ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से ये एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है, बीमारी होती है। तो ये एंथ्रेक्स बीमारी हमें हो जाती है, ह्यूमन को, एनिमल को, क्योंकि वो एनिमल की ये ज़्यादातर की वूल वालों को होती है, मैंने बताया आपको। ओके, अब प्लांट में भी डिजीज़ होती है, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, ओके, ये सब में डिजीज़ होती है, जिससे क्या होता है, हमारी क्रॉप की क्वालिटी कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स वो खा जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उनकी यील्डिंग कम होने लगती है। और इनको आप कैसे रोक सकते हो? कुछ सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल्स हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगे, और वो केमिकल्स के नाम आप लोग कमेंट करो, आप लोग की बुक में नहीं दिया, थोड़ी सी रिसर्च करो आप लोग भी, इसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं, वो आपको और बेटर बनाएगी। ओके, तो उस सर्टेन केमिकल्स के कुछ नाम आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो उन केमिकल का यूज़ करके आप लोग खत्म कर सकते हो। अब ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके।